दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक खास तरह की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, जिसके बारे में अभी तक आपने शायद ही सुना होगा। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स कलेक्टिव द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों कानूनों को किसानों पर थोपकर एक विशेष उद्योगपति को किसानों की सारी जमा पूंजी सौंपी जाने की साजिश की जा रही थी। साथियों, इस रिपोर्ट को समझने से पहले एक बार हम थोड़ी किसान आंदोलन पर नजर डालते हैं। आपको याद होगा 2020 में प्रधानमंत्री जब तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताते हैं तो किसानों द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जाता है। किसान इन कृषि कानूनों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इन कृषि कानूनों में कई कमियां थी जो किसानों को पसंद नहीं थी। इन कानूनों में एमएसपी, सीएसईपी, आवश्यक वस्तु अधिनियम और कृषि का औद्योगिकरण जैसे प्रमुख मुद्दे थे। दोस्तों, जब जैसे जैसे किसानों को इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी मिलती रही, वैसे वैसे ही किसान इस आंदोलन से जुड़ते गए। देखते ही देखते इस किसान आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। सरकार को ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा इसकी उम्मीद शायद नहीं थी, परंतु जब ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया तो सरकार ने इसे दबाने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए। जैसे सरकार ने इनको आंदोलनजीवी कहा, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी भी कहा, सड़कों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए। इस आंदोलन को विदेशी साजिश भी बताया गया, परंतु देश का किसान इन सभी आरोपों को सहते हुए, इन सभी अत्याचारों को सहते हुए भी अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठा रहा। भूख में, प्यास में, सर्दी में, गर्मी में, सभी प्रकार के मौसमों की मार झेलते हुए लगभग 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा। इस आंदोलन को लगभग 1 साल तक चलाया गया। इस आंदोलन में 670 के करीब किसान भी शहीद हुए। इतना सब कुछ होने के बाद जब सरकार सभी प्रयास करने के बाद भी इस आंदोलन को नहीं दबा सकी, तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 2 नवंबर 2021 को देश को संबोधित करते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेते हैं और देश को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि मैं किसानों से क्षमा मांगता हूं और अपने सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिस कारण किसान भाइयों को मैं दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझा नहीं पाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा दिए के प्रकाश जैसा सत्य के बारे में जो कहा गया था, उस दिए के प्रकाश जैसे सत्य का उजागर कलेक्टिव रिपोर्ट्स द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री देश के किसानों के लिए तपस्या कर रहे थे। इनकी ये तपस्या देश के किसानों के लिए थी या फिर किसी विशेष उद्योगपति के लिए। इस रिपोर्ट को आइए हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ये रिपोर्ट दिखाती है कि किस प्रकार किसानों के साथ एक बड़ा धोखा होने जा रहा था, जिसे उन्होंने किसान आंदोलन के द्वारा रोक दिया। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किसानों के लिए जिस तपस्या का चर्चा करते हैं, उस तपस्या का खेल होता है 2016 से शुरू।
यूपी चुनाव के दौरान 2016 में प्रधानमंत्री किसानों से उनकी आय को डबल करने का वादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2018 में शरद मराठे नाम का एक व्यक्ति जो NRI है, अमेरिका में उनकी 2 सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, किसी भी रूप से वे कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी वे किसानों की आय को डबल करने का फॉर्मूला नीति आयोग के पास लेके आता है और वो नीति आयोग को सुझाता है कि कृषि का औद्योगिकरण करके मंडियों को बाजार के लिए खोलकर तथा कृषि कानूनों में कई बदलाव कर कर किसानों की आय डबल की जाती है। नीति आयोग बड़ी आसानी से इस व्यक्ति के सुझावों को स्वीकार कर लेता है तथा एक टास्क फोर्स का गठन करता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस टास्क फोर्स को सिर्फ 3 महीने के अंदर ही बना दिया जाता है और इस टास्क फोर्स में 11 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो कि शरद मराठे के अनुसार किया जाता है और शरद मराठे खुद भी इस टास्क फोर्स में खुद को शामिल कर लेते हैं। इस टास्क फोर्स की पहली मीटिंग से पता चलता है कि शरद मराठे ये कहते हैं कि यही सबसे सही समय है कृषि को उद्योग में बदलने का। इस टास्क फोर्स में अडानी समूह, ITC, पतंजलि, महिंद्रा, बिग बास्केट जैसे कॉरपोरेट्स को शामिल किया गया था। वहीं एक तरफ पर्दे के पीछे ये सारा काम चल रहा था। सरकार ने इस टास्क फोर्स के बारे में या इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी कभी भी किसान आंदोलन के दौरान जनता के सामने नहीं रखी। वहीं पर्दे के पीछे जैसे ये सारा काम चल रहा था, वहीं बाहर इसकी टेस्टिंग की जा रही थी। 2018 में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें वह कहते हैं कि MSP और CSEP इसको नियत करने वाले जैसे कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद नवंबर 2019 में कृषि बिलों को पेश करने से ठीक पहले वित्त मंत्री सीतारमण ब्लूमबर्ग प्रिंट के कार्यक्रम में यह कहती हैं कि मंडियों को बाजार के लिए खोल देना चाहिए। वहीं 2020 में नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत द टाइम्स में एक लेख लिखते हैं जिसमें वह कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। दरअसल वो यह कहते हैं कि MSP और इसको लागू करने वाले कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए और कृषि कानूनों को सुधार करना चाहिए और मंडी को बाजार के लिए खोल देना चाहिए। साथियों, इस प्रकार पब्लिक में पर्दे के पीछे हो रहे काम की इनके द्वारा टेस्टिंग की जा रही थी, परंतु पब्लिक इन सब चीज़ों से अनजान थी। किसी का इनकी तरफ ध्यान नहीं गया, सब अनजान रहे इन सब चीज़ों से। परंतु ये पर्दे के पीछे जो काम चल रहा था उसका खुलासा इन्होंने कभी भी किसान आंदोलन के दौरान नहीं किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ऐसे कई खुलासे किए गए हैं जो कृषि कानूनों और इन कानूनों को बनाने वाली समिति संस्थानों पर कई सवाल खड़े करते हैं और उनको सवालों के घटकरे में लाकर खड़ा करते हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कितनी आसानी से एक व्यक्ति जिसका कृषि कानूनों से, कृषि कार्यों से कोई संबंध नहीं है, वो किसानों की आय को डबल करने का फॉर्मूला नीति आयोग के पास लेके आता है। बिना किसी जांच के, बिना किसी की सलाह के, बिना किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह के
नीति आयोग उस व्यक्ति के सुझाव को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है और बड़ी जल्दी काफ़ी कम टाइम में एक टास्क फोर्स का गठन कर देता है और उसमें उसी के अनुसार व्यक्तियों का चुनाव भी करता है और वो खुद भी शामिल हो जाता है। और इन सब के बावजूद इस चीज़ को छुपाकर रखा जाता है। दोस्तों, अडानी समूह ने एक बार मंडी को खत्म करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण को समाप्त करने की वकालत की थी। अगर देखा जाए तो अडानी समूह ने जिस चीज़ की वकालत की थी, कृषि कानूनों में से एक कानून उसी के ऊपर है जो मंडियों को ख़त्म करने का सुझाव देता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट कई सवाल खड़े करती है कि प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे थे जो किसान नहीं समझ पाए। कि यही उनकी तपस्या थी कि पर्दे के पीछे इन सभी साजिशों के तहत ये तीनों कृषि कानून किसानों पर थोप दिए जाएं और उनकी जमा पूंजी को एक विशेष उद्योगपति के हाथों में दे दिया जाए। दोस्तों, जहां कई संस्थान, कई विशेषज्ञ इन सब बातों को नहीं समझ पाए, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने बड़ी आसानी से इस चीज़ को महसूस किया और इस मुद्दे को उठाया और इसका आंदोलन किया। साथियों, सरकार की इस साजिश का पर्दाफाश करने वाली रिपोर्ट्स कलेक्टिव के रिपोर्टर श्री गिरीश जालिहाल इस रिपोर्ट से जुड़ा अपना एक बयान जारी करते हैं जो आपको देखना चाहिए। कि 3 कृषि कानून आने से 2 साल पहले सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका मूल उद्देश्य प्राइवेट कंपनी को कृषि में एंट्री देने का था। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड्स पब्लिक से अब तक छुपाए गए थे। टास्क फोर्स बनी थी किसानों की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को मिले सरकारी कागजों से पता चला कि उसने प्राइवेट कंपनियों से बिजनेस मॉडल्स पे सलाह ली। टास्क फोर्स इस काम में लगा हुआ था जबकि उसी समय एक इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी भी किसानों की आय दुगनी करने के विषय पर काम कर रहा था। दोनों में सबसे बड़ा फर्क था कि टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल्स पर चर्चा कर रहा था। एक तरफ कमेटी के रिकॉर्ड्स पब्लिक में आ गए, लेकिन टास्क फोर्स की बात को सरकार ने पब्लिक से छुपा दिया। इस टास्क फोर्स में एमएसपी और क्रॉप इंश्योरेंस जैसे विषयों की चर्चा नहीं की गई। इनका पूरा फोकस था कि कैसे कृषि को प्राइवेट बिजनेसेस के लिए खोल दिया जाए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए टास्क फोर्स ने अडानी ग्रुप, पतंजलि, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बिग बास्केट जैसे कंपनियों से सलाह ली। टास्क फोर्स में एमएसपी की चर्चा कभी हुई ही नहीं। जो कृषि कानून लाए गए, उन्होंने इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की सलाह को नकारते हुए एमएसपी के कंडीशन को कानून में इंक्लूड नहीं किया। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड से यह बात पता चलती है कि सरकार कृषि कानून लाने से पहले किस तरह की मीटिंग्स कर रही थी, कैसे बड़े उद्योगपतियों को किसान की आय दुगनी करने की आड़ में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल गया अपने धंधे के फायदे की बात करने के लिए, और कैसे सरकार ने इन्हीं उद्योगपतियों के फायदे के लिए कृषि कानून बनाए थे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।